चलिए आज आगे बढ़ते हैं। श्रोत ब्रह्म राक्षस का अभिशाप, एक भयानक जागृति के तीसरे भाग के साथ। कहानी हमें दुर्गापुर गांव ले जाती है, जहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और उससे जुड़ी ब्रह्म राक्षस की कहानी। हाँ, ब्रह्म राक्षस मतलब भारतीय लोक कथाओं में ये एक विद्वान ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा होती है, काफी शक्तिशाली और अक्सर भयानक मानी जाती है। बिल्कुल। तो कहानी का जो हीरो है अर्जुन, वो एक पत्रकार है, काफी तर्कवादी सोच वाला। वो इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता है और सच पता करने निकला है। हाँ, लेकिन गांव वाले उसे लगातार रोकते हैं। हाँ, वो बंगाली में कहते हैं ना, शे बृक्षर काचे जाबीना, सूरज डूबार पौर ओखाने किछु अन्नो आछे। मतलब उस पेड़ के पास मत जाना, सूरज डूबने के बाद वहाँ कुछ और होता है। सही। तो देखते हैं कि उसकी ये जो जांच है, ये कैसे एक भयानक मोड़ लेती है। शुरुआत में ही दुर्गापुर में हवा थोड़ी अजीब सी लगती है, भारीपन सा। अर्जुन का एक सहायक है शुभो, वो शाम के वक्त उस पेड़ की तस्वीरें लेने जाता है अकेले। हाँ। और फिर लौटता ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन को सिर्फ उसका कैमरा मिलता है, वो भी टूटा हुआ है, लेंस क्रैक था। ओह। और शुभो का कुछ पता नहीं, पर कैमरे की आखिरी तस्वीर वो थोड़ी अजीब है। उसमें शुभो के ठीक पीछे ना लाल चमकती आंखों वाली एक परछाई सी दिखती है। परछाई? जबकि असल में कोई था नहीं वहाँ। हाँ, अर्जुन यही सोचता है कि शायद रोशनी का कोई खेल होगा, वो टालने की कोशिश करता है उसे। देखिए, यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। कैसे एक बिल्कुल तर्क पर चलने वाला दिमाग भी जब लगातार अजीब चीजें देखता है तो उन्हें नजरअंदाज करने लगता है, एक तरह का बचाव। हाँ, ये तस्वीर एक पहला ठोस सबूत है, भले ही थोड़ा धुंधला सा, कि कुछ बहुत गलत है। सही कहा। और इसके ठीक बाद चीजें और बिगड़ जाती हैं। गांव में किसानों के जानवर मरने लगते हैं खेतों में। कैसे? मतलब जंगली जानवर का हमला? नहीं, वही तो अजीब है। उनके शरीर ऐसे फटे हुए मिलते हैं जैसे कोई जानवर कर ही नहीं सके, और जमीन पर ना कुछ जले हुए निशान भी मिलते हैं, अजीब से प्रतीक जैसे। जले हुए प्रतीक। और साथ ही अर्जुन को एक सपना बार बार आने लगता है, बहुत परेशान करने वाला सपना। क्या देखता है वो सपने में? वो देखता है कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है और एक लंबा सा साया, जिसकी आंखें नारंगी हैं और शरीर पर जले हुए से कपड़े हैं, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो साया वैदिक श्लोकों को उल्टे क्रम में बुदबुदा रहा है। उल्टे क्रम में? ओह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कैसे? देखिए, वैदिक श्लोक पवित्र माने जाते हैं। उनका उल्टा जाप करना पवित्रता का अपमान है, उसे विकृत करना है। ये सिर्फ किसी बाहरी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि ये अर्जुन के मन में जो डर बैठ रहा है ना, उसे भी दिखाता है कि कैसे पवित्र चीजें भी भयानक लगने लगती है। अच्छा, मतलब ये मनोवैज्ञानिक असर भी डाल रहा है। बिल्कुल, गहरा मनोवैज्ञानिक डर। तो कहानी आगे बढ़ती है और 7वीं रात एक भयानक तूफान आता है गांव में। 7वीं रात, ठीक। तभी राजू नाम का एक कोई 12 साल का लड़का है, थोड़ा जिज्ञासु, शायद अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वो उस बरगद के पेड़ के पास चला जाता है तूफान में। हाँ, और वो क्या करता है, उसने वो सुरक्षा धागे काट दिए, लाल पीले काले रंग के धागे जो पुजारियों ने शायद उस आत्मा को बांधने के लिए पेड़ पर बांधे थे। अरे नहीं, उसने वो धागे काट दिए? हाँ, और जैसे ही वो धागे कटे, अचानक सब रुक गया। हवा बंद, बिजली कड़कना बंद, एकदम सन्नाटा, बिल्कुल शांत। एक पल के लिए, और फिर एक ऐसी भयानक, एक राक्षसी सी दहाड़ गूंजती है कि जैसे पूरी धरती कांप गई हो। बाप रे। पूरे गांव की बत्तियां बुझ जाती हैं और राजू वहीं बेहोश हो जाता है। ये घटना तो निर्णायक मोड़ है। राजू ने अनजाने में ही सही, पर उस बंधन को, उस सील को तोड़ दिया जो उस ताकत को रोके हुए थी। हाँ, इसका नतीजा फौरन और इतना भयानक, ये कहानी के तर्क के हिसाब से दिखाता है कि उन रिवाजों को तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। उधर गांव में ये सब हो रहा है और अर्जुन अपने कमरे में चीख मारकर नींद से जागता है उसी वक्त। हाँ, और देखता है कि सपने वाला वही साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। क्या असलियत में? उसे ऐसा ही लगता है, पर जैसे ही वो पलक झपकाता है, वो साया गायब हो जाता है। सपना नहीं था? लगता तो नहीं, क्योंकि जब वो देखता है तो कमरे की दीवारों पर राख से वैसे ही अजीब संस्कृत के प्रतीक बने हुए हैं। दीवारों पर? हाँ, और बाहर खिड़की से दिखता है कि बरगद के पेड़ से गाढ़ा काला धुआं उठ रहा है। काला धुआं? अगली सुबह गांव में जैसे मौत का सन्नाटा पसरा होता है। राजू उसी पेड़ के पास मिलता है बेहोश,
उसकी आंखें पूरी तरह पीछे पलटी हुई हैं हे भगवान! और उसके हाथों पर उन्हीं प्राचीन चिन्हों के आकार के जलने के निशान हैं। जलने के निशान जैसे अर्जुन की दीवार पर थे। शायद पुजारी अब दबी जबान में नहीं, खुलकर फुसफुसा रहे हैं कि सील टूट गई है। तो अब सब जुड़ रहा है, टूटी हुई सील, पेड़ से उठता वो काला धुआं, राजू की ये हालत और अर्जुन की दीवार पर बने वो निशान। हाँ, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, ब्रह्म राक्षस अब आजाद है। अब तर्क की, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। अर्जुन भी ये समझ जाता है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी और वो अब यहाँ से जा भी नहीं सकता। असली खौफ वो तो अब शुरू हुआ है। तो इस भाग में हमने देखा कि कैसे चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, कैसे वो छोटे छोटे भयानक संकेत बढ़ते गए और कैसे एक बच्चे की मतलब अनजाने में हुई एक भूल ने एक प्राचीन भयानक शक्ति को खुला छोड़ दिया। हाँ, और अर्जुन जो सिर्फ सच जानने आया था एक पत्रकार के तौर पर, अब वो खुद उस डरावनी हकीकत का हिस्सा बन गया है, बुरी तरह फंस गया है। बिल्कुल, ये कहानी हमें एक सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती है। अब जब ब्रह्म राक्षस आजाद है और अर्जुन वहीं फंसा हुआ है, तो ऐसी प्राचीन शक्ति का सामना करने के लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी? कोई भूले बिसरे अनुष्ठान? क्या अब उसकी वो तर्क वाली जांच पड़ताल काफी होगी, या उसे किसी गहरे अनदेखे सत्य को खोजना होगा?